ऑल राइट, हम पढ़ रहे थे कि जो कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, वो उनके बारे में पढ़ रहे थे कि वो कौन कौन से हैं। वो हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि सी है, आई है, जी है और नेट एक्सपोर्ट्स हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि कंजम्पशन, माना कि एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है, वो एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा या कम करता है, लेकिन कंजम्पशन को कौन कौन से फैक्टर ज्यादा या कम करते हैं, तो वो हमने कल वो पढ़ा है। फिर हमने इन्वेस्टमेंट की भी बात की कि इसको कौन से फैक्टर्स हैं जो कम या ज्यादा करते हैं। उन फैक्टर्स के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, डिटर्मिनेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट को कम या ज्यादा करते हैं या कंजम्पशन को। जैसे कि, और हमें पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हम कल पढ़ चुके हैं, जल्दी से रिव्यू दे रहा हूँ आपको। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि उसमें ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को कम या ज्यादा करते हैं। कंज्यूमर डिमांड, अगर किसी चीज की कंज्यूमर की डिमांड, किसी चीज की डिमांड है, तो उस चीज को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर कम डिमांड होगी तो कम इन्वेस्टमेंट होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी पढ़ा हमने कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो लोग जो है वो इन इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, क्योंकि बैंक से लोन कम लेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा हो गई है, इंटरेस्ट महंगा है, नहीं लेंगे, तो सर ये तो इन्वेस्टमेंट आपने भी। कल सारा पढ़ा दिया था। हाँ सर, बता रहा हूँ कम हो जाएगा। सर अब टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी को नहीं आ गई है जो कि सस्ती है या उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वो उसकी रनिंग, उसकी कॉस्ट उससे कम हो जाती है प्रोडक्शन की, तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर कैपिटल गुड्स सस्ते हैं लेबर से फर्ज किया, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, और अगर कैपिटल गुड्स महंगे हैं लेबर से, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। और एक्सपेक्टेशन ये कि आगे अगर बिजनेस के लिए जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली आ रहा है, तो यानी कि जैसे मुल्क में ग्रोथ चल रही है और आउटपुट बढ़ रही है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही हैं, तो फिर बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि खरीदने के लिए लोग भी मौजूद हैं और उनके पास परचेजिंग पावर भी है। और वरना उल्टा होगा। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट की फेवर में है, यानी कि टैक्सेस कम ले रही है गवर्नमेंट फर्ज किया बिजनेसेस के प्रॉफिट पे, या कोई सैंक्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही गवर्नमेंट, तो बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। और अगर पॉलिसीज अगेंस्ट जा रही हैं बिजनेसेस की, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल भी दी थी वो लेटर ऑफ क्रेडिट की, कि वो तमाम बिजनेसेस जो कुछ ना कुछ इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की फिलहाल पॉलिसी फेवर में नहीं जा रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स को फिलहाल या तो बंद किया हुआ है, या जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट वो ओपन नहीं करने देते, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो उनके लिए तो इन्वेस्टमेंट सूटेबल नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया भी कि कितने आपके जो कार मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है ना वो कई कई दिन बंद करते हैं महीनों के अंदर। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हम आगे आगे तीसरे कंपोनेंट पे, जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे आपने कल भी मुझे किसी ने बताया था कि गवर्नमेंट खर्च करती है या तो मेरिट गुड्स पे, ठीक है, या वो खर्च करती है पब्लिक गुड्स पे। मकसद होता है पब्लिक वेलफेयर। मेरिट गुड्स आपको अच्छे से पता है कि ये एजुकेशन और हेल्थ केयर होती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरिट गुड्स होती क्या है, तो बता सकते हो? मतलब एग्जाम्पल तो है, एजुकेशन और हेल्थ केयर। सर मेरे तो कुछ से वो गुड्स होते हैं जो कि पब्लिक के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि सर जैसे कि शराब। और नहीं हो शराब, तो जैसे स्ट्रीट लाइट्स हो गई वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है भाई। वो स्ट्रीट लाइट जो है, याद रखना है, मेरिट सर गुड्स वो नहीं सर, होते जैसे मेरे ख्याल से मैरिड गुड्स वो होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं हेल्थ के लिए सर, जैसे कि आप पहले मेडिसिन तो नहीं होगी। हाँ, मेडिसिन आप कह रहे हो। जी मैं मेडिसिन कह रहा हूँ। अच्छा, अभी सुन लो कि हम मेरिट गुड्स बोलते हैं उनको जिसका सर मेरे फायदा कुछ में वो भी तो आएगा, हेल्थ केयर वगैरह सारा। आएगा। सुन लो ना पहले, मैरिड गुड्स आर दोज गुड्स हुज बेनिफिट इज नॉट ओनली enjoyed बाय द पर्सन हु इज यूजिंग इट, यानी कि जो बंदा वो चीज इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ उसको फायदा नहीं होगा, बल्कि जो इस्तेमाल नहीं कर रहे उनको भी फायदा होगा। यानी कि आसान लफ्जों में, मैरिड गुड्स को हम कह सकते हैं गुड्स दैट हैव एक्सटर्नल बेनिफिट। यानी कि आपने इलाज करवाया, आप ठीक हो गए, अब आपसे बीमारी दूसरे को नहीं लगी, तो ट्रीटमेंट तो आपने करवाया, लेकिन फायदा दूसरे का भी हो गया। आपने कोविड 19 का इंजेक्शन लगवा लिया, वैक्सीन लगवा ली, आपको, आप बच गए, दूसरे भी बच गए, कि आपको नहीं होगा तो उनको भी नहीं होगा। इसी तरह सर मेरी बात एजुकेशन। सुनिए सर। सर एक कंफ्यूजन है, अगर डी मैरिड गुड्स जो जोन सी होती हैं, हाँ देखो, तो उसमें डी सिगरेट मेरिट। वगैरह, हाँ, सर उसमें सिगरेट वगैरह क्यों आते हैं? क्योंकि वो आप यूज करें वो आपके लिए नुकसानदेह है, जबकि अगले बंदे के लिए किसी नुकसानदेह है वो। अच्छा, सिगरेट जो है वो दूसरे बंदे के लिए नुकसानदेह नहीं है, सही बताओ। सर नहीं, किस तरह है? एक यार एक धुआं निकलेगा दूसरे के मुंह में जाएगा। हाँ, इससे पोल्यूशन भी होता है, पैसिव स्मोकिंग भी होती है। जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ स्मोक इनहेल करते हैं। ठीक है सर।
तो इसलिए वो डीमेरिट गुड्स वो होती हैं जिनकी जिनकी एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, जो दूसरों को नुकसान देते हैं। पीने ठीक है वाले को सर। देंगे, पीने वाले को देंगे दूसरा। अब आप कहें सर शराब का क्या नुकसान है, सवाल नहीं है ये। सर जी शराब कैसे सर। डीमेरिट गुड है ना, सवाल ये। जी हाँ, वो ये कि शराब पी के जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपसे गाड़ी चलेगी नहीं, आप किसी और को भी ठोक दोगे साथ। तो उसका क्या जी सर। कसूर है? उसने तो शराब नहीं पी, लेकिन इफेक्ट आ गया। या आप शराब पी के गोल रोड पे आके गोल गपाड़ा करना शुरू कर दोगे, रोड पे लेट जाओगे, एवं सारी ट्रैफिक ब्लॉक कर दोगे, तो इफेक्ट आ रहा है दूसरों पे भी। बहरहाल गवर्नमेंट का काम डीमेरिट गुड प्रोड्यूस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है मेरिट गुड प्रोड्यूस करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, जो इस्तेमाल कर रहा है उसको भी और जो नहीं इस्तेमाल कर रहा उसको भी। फिर गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक गुड्स भी प्रोड्यूस करता है। और पब्लिक गुड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? क्यों भाई, शायद आप ही बता दो। सर पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी यानी कि टोटल पब्लिक को ही सर बेनिफिट हो रहा होता है, जैसे कि हो गया अपना डॉक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, आर्मी, और अपना और मेडिसिन डॉक्टर वगैरह जैसे। और वो ठीक है, आपकी बात सुनो। अच्छा, पब्लिक गुड जो है वो आप कह रहे हो कि पब्लिक गुड में आ रहा है। अच्छा। अच्छा, मैं कहता था पब्लिक गुड वो से गुड होते हैं जो कि जिन नॉन राइवलरी टाइप होते हैं, जिसमें मतलब आप करें कि आपके यूज करने से किसी के लिए कम नहीं होती वो। हाँ, नॉन राइवल मतलब कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वही बेनिफिट उसको भी मिलेगा, हु विल यूज इट आफ्टरवर्ड्स। यानी कि सबके लिए सेम बेनिफिट। जैसे डिफेंस है तो डिफेंस का बेनिफिट सबको हो रहा है। रोड को ले लो, आप इस्तेमाल कर रहे हैं रोड, दिन में कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, बट ऑल गेट द सेम बेनिफिट। तो इस ये कैरेक्टरिस्टिक है पब्लिक गुड की, जिसको बोलते हैं नॉन राइवल। आप आइसक्रीम सर खा एक रहे और हो। लफ्ज भी था, नॉन राइवल भी सर, नॉन एक्सक्लूडेबल भी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी होगा, वेरी गुड। नॉन एक्सक्लूडेबल वो क्या? आप कोई बंदा उसको पे करे या ना करे, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता उसको इस्तेमाल करने से। आप डिफेंस को ले लो, गरीब टैक्स नहीं देता, अमीर टैक्स देता है, लेकिन डिफेंस जो है वो सारे लोगों को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस सिस्टम जो कंट्री में रहती है। इस तरह रोड को ले लो, रोड लोगों के टैक्सेस से बनती है, ठीक है, लेकिन जो टैक्स नहीं देते वो भी रोड इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उनको रोक सकते हैं? जी नहीं। हाँ, नहीं। सर लेकिन एक और बात ये भी थी कि सर ये दोनों फैक्टर्स होने चाहिए तभी जाके पब्लिक गुड बनती है, इसके बगैर भी पब्लिक गुड बन सकती है। बिल्कुल ये नहीं एक बनती। फैक्टर कंप्लीट हो रहा। ये दोनों का होना जरूरी है। अच्छा, दोनों का होना जरूरी है, तो उसमें आपकी स्ट्रीट लाइट्स, रोड, डिफेंस जो आ रहा है, ये बिल्कुल इसमें शामिल है। अच्छा, लेकिन ये याद रखें कि जो मोटरवे पे आप चढ़ते हैं तो वहां पर टोल प्लाजा पे आप पैसे देते हैं, टोल प्लाजा पे पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा? अच्छा, नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे तो आपकी मोटरवे पब्लिक गुड नहीं है, याद रखें। अच्छा, लेकिन जो आपके सिटी में जो हमें रोड नजर आ रही है वो पब्लिक गुड है सारी, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई पे करे ना करे। अच्छा, तो अच्छा, ये जो आगे लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स फॉर इंस्टेंस मेडिसिन यूज्ड इन स्टेट हॉस्पिटल्स, स्कूल इक्विपमेंट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या? ये पब्लिक गुड में कैसे आ रही है? ये स्टेट की बात कर रहे हैं कोई भी, जैसे मैं पब्लिक पार्क की बात करता हूँ तो याद कर रहे हैं क्या? पब्लिक पार्क। अब पब्लिक पार्क कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा, जो मर्जी इस्तेमाल करे। लेकिन अगर किसी जगह किसी वक्त में पब्लिक पार्क में फुल जो है ना वो आपको नजर आ रहा है ओवर क्राउडेड है, और आपकी अब जगह ही नहीं एंटर होने की, ठीक है, तो उस वक्त वो पब्लिक पार्क पब्लिक गुड नहीं रहेगा। ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसी तरह मेडिसिन आप लेते हो दुकान से तो वो तो पैसों की लेते हो, वो पब्लिक गुड नहीं है। लेकिन अगर मेडिसिन स्टेट हॉस्पिटल में मिल रही है, स्कूल इक्विपमेंट कोई है अगर जो कि गवर्नमेंट का है, या मिलिट्री का एयरक्राफ्ट कोई अगर है, वो सबको फायदा दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर स्कूल में इतने बच्चे आ गए हैं सरकारी में कि अब वो इक्विपमेंट कम पड़ रहा है, तो उस वक्त वो पब्लिक गुड नहीं रहेगा। आपने याद रखना है, एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, मैं यहीं पर ऐसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने मेंशन किया हो तो मैं बता दूं। क्वाजी, ये नाम सुना है? सर ने पढ़ाया होगा जरूर। एक नहीं मिनट। सर। ये याद नहीं है। हाँ, या ये कहो ना, ये अच्छी बात की, ये याद नहीं है। क्वाजी, क्वाजी पब्लिक गुड। ये कौन सी पब्लिक गुड होती है? ये जो कि हर वक्त पब्लिक गुड नहीं होती, किसी टाइम पर होती है, किसी टाइम पर नहीं होती। जैसे मैं एग्जांपल आपको दी पब्लिक पार्क की, तो पब्लिक पार्क एक पब्लिक गुड है, लेकिन प्रॉब्लम कोई भी बंदा इस्तेमाल करे, सबको जितना बेनिफिट हो रहा है, पैसे कोई नहीं दे रहा। लेकिन अगर वो एक दफा ओवर क्राउडेड हो गया है तो अब वो जो अंदर पहले से मौजूद है वो बेनिफिट ले रहे हैं, बाकी नहीं ले पा रहे।
जिससे जो नॉन ड्राइवर वाला फीचर है वो नहीं होगा। तो उस मौके पे जब वो ओवर क्राउडेड है, पब्लिक पार्क पब्लिक गुड नहीं है, तो इसलिए पब्लिक पार्क को हम क्वाजी पब्लिक गुड बोल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप रोड को ले लो, रोड एक पब्लिक गुड है, लेकिन किसी मौके पे अगर रोड कंजेशन हो गया है और वहां से गुजरने का रास्ता ही नहीं है, स्लो स्लो जा रहे हैं, तो वो उस वक्त पब्लिक गुड नहीं रहा, क्योंकि बाकी लोगों को मना करेंगे जरा यहाँ से ना जाए, ट्रैफिक जैम है, आप और ट्रैफिक में इजाफा कर देंगे, कंजेशन में। तो वो क्वाजी पब्लिक गुड बन जाएगा। तो क्वाजी पब्लिक गुड वो होती है जो किसी टाइम पर पब्लिक गुड नहीं भी होती। तो ये वो बता रहे हैं मेडिसिन और स्टेट हॉस्पिटल या इक्विपमेंट बिल्डिंग। और ये आप नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपको मैं बता दूं, वरना आपके साथ मेडिसिन कैसे पब्लिक गुड है, वो सारे थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबको फायदा होगा, फ्री मिलेगी गवर्नमेंट की है। हाँ, अगर पेशेंट ज्यादा होंगे, मेडिसिन कम है, तो फिर ऑफकोर्स प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो ये हमें अब इसमें हमें ये देखना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ज्यादा या कम करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, ये। सर ठीक जब है, टैक्स रेट्स बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू अर्न होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर जाएगी। वेरी गुड। और इस तरह, अच्छा, अगर टैक्स रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो बिल्कुल गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा करेगी, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट फर्ज किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, हमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर देगी, ताकि एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो ना बढ़े और इन्फ्लेशन ना हो। ऐसे ही होता है ना। तो यस सर। उस मौके पे जी कम हो जाएगा। और अगर कहीं गवर्नमेंट को लगता है कि यार इकोनॉमी मुल्क में रिसेशन आया हुआ है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आनी है, तो हमें स्पेंडिंग ज्यादा करनी है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, तो फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा भी कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो ओ लेवल में हमने पढ़ा हुआ है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी है सर जिसमें मेरे से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इसलिए भी तो कम हो सकती है अगर वो सब्सिडाइज चीजों को ज्यादा करना शुरू कर दे, ताकि उनकी मुल्क की एक्सपोजर में इंक्रीज करे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा। बिल्कुल। और हाँ सर, जिसका हाँ गवर्नमेंट बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट थोड़ी। आपने हमजा शेख बिल्कुल सही बात की। गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी ये है कि हमने एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है, और उसके लिए हम अपने प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देंगे ताकि वो कम प्राइस पर इंटरनेशनल मार्केट में चीजें सेल करें और compete कर सकें, तो बिल्कुल जी बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, लास्ट चीज जो रह गई हमारी वो है डेमोग्राफिक। सर ये भी डेमोग्राफिक, तो सर बात सुनिए सर। हाँ सर बोलो। इससे भी तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है सर, कि अगर जो मुल्क है उसमें जवान लोग कम और बूढ़े ज्यादा हों, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़े, फंडिंग देनी पड़े बूढ़े लोगों को, जिसकी वजह से ताकि उनका गुजारा हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो, उनका रेवेन्यू थोड़ा हो जाए और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये डेमोग्राफिक में आता है। अगर आपके मुल्क में पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं, छोटे या बूढ़े ज्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करने के लिए ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, जी बढ़ेगा। और अगर आपकी यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, बच्चे और बूढ़े कम हैं, तो फिर कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो आपको उनको सपोर्ट करना है, वो खुद जॉब कर रहे हैं, तो जी कम हो जाएगा। अच्छा, बहरहाल ये हमने कर लिया। अब चौथा जो कंपोनेंट आ गया हमारे पास, नेट एक्सपोर्ट्स का। और नेट एक्सपोर्ट का आपको पता है कि ये सर मुझे डेमोग्राफिक समझ नहीं आया। यार, डेमोग्राफिक का मतलब है कि पॉपुलेशन में बच्चों की रेशो क्या है, जवानों की रेशो कितनी है और बूढ़ों की कितनी है। अगर बच्चों और बूढ़ों की रेशो पॉपुलेशन में ज्यादा है, इसका मतलब है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है जो कोई काम नहीं करती, तो उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को फिर बीच में आना पड़ेगा ना। जी समझ सर। आ रही? तो जी बढ़ेगा। और अगर आपकी काम करने वाली पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन और बूढ़े कम है, बच्चे कम है, तो फिर आप कोई ज्यादा स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको सपोर्ट करने के लिए। ज्यादा बीमार कौन होता है बताओ? बच्चे और बूढ़े सर नहीं? बूढ़े, बूढ़े दोनों होते, आजकल तो दोनों। जवान भी जाते हैं। हाँ नहीं, जवान तो होते हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े, छोटे बच्चे आप इमेजिन करो ना, 2 साल 4 साल, कि ये जी सर्दी सर। आई नहीं और भी अब बीमार हो गए, तो बूढ़े भी ऐसे। बल्कि बूढ़े तो हर सर्दियों में ऊपर निकल जाते हैं अल्लाह के पास, कितने ही बूढ़े। जी सर। बूढ़े सही बता रहा हूँ, हर सर्दियों में कितने ही बूढ़े ऊपर निकल जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। उसकी वजह ये कि आप और किससे, सिर्फ फ्लू होता है, आम फ्लू, और उससे फारग हो जाते हैं। क्यों भला? उसकी वजह ये है, फ्लू जब होता है ना तो कंजेशन होती है, तो हम तो खांसी करते हैं ना, खांसी करके क्लियर करते हैं अपनी एयरवेज को कि सांस सही आए। तो बूढ़े में इतनी ताकत ही नहीं रहती, जो कमजोर हो जाते हैं, कि वो खांसी भी करके क्लियर करें अपनी चेस्ट को। तो वो फिर बेचारे फिर ऊपर का पत्ता कटवा लेते हैं। तो ये आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत होती है, दोनों को। अच्छा, तो जी बढ़ता है। अच्छा, फिर हम आगे जी नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो नेट एक्सपोर्ट्स में हमने जो जेन में रखनी है चीजें, वो है ये चीजें आपके सामने, इनको हम यही डिस्कस कर रहे हैं। एक कंट्री जीडीपी, अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब है कंट्री की इनकम बढ़ रही है। तो अगर सर पर इनकम बढ़, इसका ये भी तो मतलब है कि मुल्क में इन्फ्लेशन है। हाँ लेकिन कितनी इन्फ्लेशन है, ज्यादा कि कम, ये तो नहीं पता ना।
सर ये डिपेंड करेगा, अगर इकोनॉमी, अगर क्या मतलब कि अगर एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रही है, मुल्क में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, जिसका से डिमांड फॉर कुछ ज्यादा होगी, और इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है काफी हाई हो होगी तो लोग क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज, अगर जीडीपी ज्यादा हो रही है इनकम, तो लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट शुरू कर देंगे। क्या ख्याल है? जाएगी। जी बात सर। तो जब इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट्स को क्या होगा? सर दोबारा पूछे, समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ, अब पहला पॉइंट हम चले ले लेते हैं, मैं ताकि बारी बताइए। ये है कंट्री जीडीपी। कंट्री जीडीपी एक फैक्टर है जो नेट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट करता है। अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ जाए हाँ जी। तो इनकम ज्यादा हो गई है, तो वहां के जो लोग हैं वो उनका लोकल आइटम लिविंग छोड़कर नहीं स्टैंडर्ड। नहीं नहीं, लोकल आइटम पे नहीं स्पेंड करेंगे, इंपोर्टेड आइटम पे स्पेंड करेंगे, और इस वजह से जो ना नेट एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, कम हो जाएंगी। हाँ, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से बढ़ जाएंगी और नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो समझ आती है। अच्छा, एक और भी चीज है कि अगर सर इनकम, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बढ़ जाती है तब भी इसको नेट एक्सपोर्ट्स में ही काउंट करते हैं, या फिर इसको कोई और लफ्ज है? नहीं, उसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, लेकिन कहते हैं नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट्स। वरना ठीक है। पॉजिटिव हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होती है। अच्छा, एक और बात भी कि अगर इनकम बढ़ गई है तो लोगों की, जैसे अभी हमजा ने कहा, लोगों की लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्या ख्याल है ना? जब लोकल प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा जी बढ़ सर। जाएगी, ये भी तो हो सकता है ना, अगर इम्पोर्टेड नहीं भी ले रहे। एक और तरीका बता रहा हूँ, लोकल प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे, कोई डिमांड बढ़ गई है, तो अब आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे? क्योंकि भाई वो लोकल लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो रही। पहले तो वो नहीं बाय कर रहे थे, अब उनकी इनकम बढ़ गई है, कहते हैं कि महंगी गाड़ियां भी हमें दें, ब्रांडेड कपड़े भी हमें दें, हमें महंगे मोबाइल भी चाहिए, हम खरीद सकते हैं। तो फिर आप वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो आपने लोगों की नीड्स पूरी करनी है। तो फिर एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएगी, इससे भी नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में अगर जीडीपी बढ़ेगा तो आपकी इंपोर्ट्स भी ज्यादा हो सकती हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि लोकल नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, तो एक्सपोर्ट्स कम पे करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। एक बात। अच्छा, दूसरी चीज है हमारे पास, अदर कंट्रीज जीडीपी। ये भी आसान है। अगर दूसरे मुल्क की जीडीपी बढ़ रही है तो बताओ क्या होगा? अच्छा, दूसरे, अगर दूसरे मुल्कों की इनकम बढ़ रही है ना, तो वो जाहिर सी बात है, वो भी अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करेंगे, जिससे हाँ, आपकी कंट्री पे भी इफेक्ट आएगा और आपकी सेल्स, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। वेरी गुड, आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और नेट एक्सपोर्ट जो है ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। और अगर दूसरे जी। कंट्री की इनकम कम हो रही है, जीडीपी कम हो रहा है, तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी, क्योंकि वो आपसे नहीं ले सकते, तो जी। नेट एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, फिर रिलेटिव प्राइस एंड क्वालिटी कंपैरेटिवनेस। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस, अच्छा, दूसरों से सस्ती है, रिलेटिव का वर्ड है, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में आपकी चीज सस्ती है, लेकिन क्वालिटी आपकी लेवल की है, अच्छी है प्राइस के मुकाबले में। तो फिर लोग क्या करेंगे? दूसरे मुल्क के लोग आपसे लेंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। और आपके लोग भी कहेंगे यार इम्पोर्टेड छोड़ो, लोकल ही इतनी अच्छी है, सस्ती भी है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी और नेट एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट की, अगर आपका एक्सचेंज रेट गिर रहा है, कम हो रहा है, जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन हो रही है, तो आपकी प्रोडक्ट्स दूसरे मुल्क के लोगों के लिए सस्ती हो गई। जैसे अभी रुपीज बहुत नीचे चला गया, अभी कहते हैं जी 285 पे पहुंच गया, आज मैं देख रहा था डॉलर। तो सर अब अगर पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी ना, तो बाहर के मुल्क के लोगों के लिए आसान होगा पाकिस्तान की करेंसी खरीदना, जिसकी वजह से क्या होगा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है ना वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि हाँ, सर और उनके नेट, लिए खरीदना आसान हो जाएगा। हाँ, और नेट एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है अभी यस सर। आजकल? आजकल नहीं ऐसा सर, हो रहा क्योंकि है? यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है। वेरी गुड भाई। ये आइडियल मौका था, अगर पाकिस्तान के पास कुछ होता तो पाकिस्तान से धड़ाधड़ एक्सपोर्ट हो रहा होता। जब पाकिस्तान बना ही कुछ नहीं रहा, तो एक्सपोर्ट क्या करना है? जबकि एक्सचेंज रेट नीचे है, तो फायदा हमें कोई नहीं हो रहा है, यस नुकसान ही सर। हो रहा है। अच्छा, तो और इससे एक और फायदा होता है, इंपोर्ट्स आप कम कर देंगे, क्योंकि आपके लिए अब दूसरे मुल्क की चीजें लेना जी महंगा हो। सर, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। हाँ जी। सर जिस तरह चाइना ने किया था सर, पहले फेक फेक तरीके से अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया था, ताकि उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, इंपोर्ट्स कम हो जाए। बिल्कुल, और ये इल्जाम भी लगता रहा चाइना पे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो एक्सचेंज रेट अगर कम होता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, इंपोर्ट्स कम होती हैं, तो ओवरऑल आपका नेट एक्सपोर्ट जो है ना वो बेहतर हो जाता है असल में। अच्छा, लेकिन हम पाकिस्तान में क्या है, एक्सपोर्ट्स हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी औकात नहीं है, और इंपोर्ट हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम ना तो कैपिटल गुड्स बनाते हैं, ना हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, हम तो भाई सुई तक नहीं बनाते। तो हमने इंपोर्ट कैसे छोड़नी है? तो इंपोर्ट हम लेते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा बेड़ा ही गर्क हो रहा है। वो सर्कमस्टांस जिसमें हमें फायदा होना चाहिए था, उल्टा नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
और इसमें एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि बस ठीक है, हमने हम कवर तो कर लिया है। हाँ, एक चीज कि अगर आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डिमांड इलास्टिक है, ये बात समझ आती है, इलास्टिक है, यस सर। तो आपका इलास्टिक एक्सचेंज वो जो रेट, जिसमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड में काफी ज्यादा फर्क आता है, प्राइस के थोड़े बिल्कुल चेंज सही, में डिमांड में ज्यादा फर्क आता है। बिल्कुल सही, तो एक्सचेंज रेट थोड़ा सा भी कम होगा तो एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, जी ठीक है, सर। और इंपोर्ट्स में बहुत इस ज्यादा। बात की सर समझ नहीं आई सर, इस बात की समझ नहीं आई कैसे। देखो ना, एक्सचेंज रेट कम होने से एक्सपोर्ट बढ़ती है, एक्सचेंज रेट कम होने का क्या मतलब है, अगर आपकी मुल्क की करेंसी की वैल्यू गिर जाए। दूसरे, हाँ, दूसरे मुल्क के मुकाबले में, हाँ जी। तो आपकी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ी जाएंगी। बढ़ेंगे। और अगर ये इलास्टिक है, मतलब ये कि आपकी थोड़ी सी भी अगर लोगों को सस्ती लगती है चीज, तो डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, डिमांड एकदम जी से सर और बिल्कुल ज्यादा बढ़ सर। जाएगी। तो गवर्नमेंट का जी रेवेन्यू, जो कंट्री का रेवेन्यू है, इंक्रीज कर जाएगा। एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। और इसी तरह अगर इंपोर्ट भी इलास्टिक है, मतलब आपका एक्सचेंज रेट गिरा, नीचे गया, तो अब आपके लिए इंपोर्ट्स महंगी हो गई, आप आम हालात में छोड़ेंगे इंपोर्ट्स, लेकिन अगर वो इलास्टिक है तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स छोड़ देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है इंपोर्ट्स, तो आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और नेट एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी आपकी। तो इलास्टिक में ये फायदा तो हमें हो रहा है, लेकिन अब मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, एक्सपोर्ट की, पहले इसको और इंपोर्ट की भी, तो अगर आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, एग्जांपल देता हूं, तो आपने आपका एक्सचेंज रेट गिर गया, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगी लेकिन थोड़ी सी, क्यों? क्या सर दोबारा पूछिए। एक्सचेंज रेट गिर गया, लोगों के लिए अब आपकी करेंसी सस्ती पड़ रही है, तो आपकी चीजें भी सस्ती पड़ रही हैं, तो वो डिमांड में इजाफा तो करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि वो इनइलास्टिक है, डिमांड जी ज्यादा सर मैं यही रिस्पॉन्ड नहीं करती। कहूँगा। तो इस केस में एक्सचेंज रेट कम होने का ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, तो नेट एक्सपोर्ट्स में कोई खास इजाफा नहीं होना। अच्छा, इसी तरह इंपोर्ट को ले लो, अगर इंपोर्ट की भी डिमांड इनइलास्टिक है, आपका एक्सचेंज रेट कम हो गया, अब आपके लिए इंपोर्ट्स महंगी हैं, आप फिर भी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपकी डिमांड इनइलास्टिक है, आपको लेनी ही पड़ रही है। जैसे ऑयल है, पाकिस्तान ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, तो अगर आपका एक्सचेंज रेट गिर भी गया है और आपको डॉलर में पे करना है ऑयल लेने के लिए, तो आपको ऑयल लेना ही लेना है, क्योंकि आपकी डिमांड इनइलास्टिक है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो उस केस में एक्सचेंज रेट कम होने से नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, नेट सर आगे एक्सचेंज, समझ। अच्छा वही, कि अगर डिमांड इलास्टिक है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो एक्सचेंज रेट कम होने से नेट एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा, और अगर इन इलास्टिक है तो नेट एक्सपोर्ट कम, नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही मैंने बात बताई आपको। अब आगे चलते हैं, हम एग्रीगेट डिमांड का आ गया, जिसकी आप बहुत बात करते हैं। तो एग्रीगेट का मतलब टोटल, जैसे हमने पहले बात की थी, और मैं इसकी डिमांड कब पे अगर सीधा आ जाऊं, तो ये है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसे ही कर्व होता है जैसे आपने डिमांड फॉर गुड्स का कर्व पढ़ा हुआ है, ओ लेवल में ही पढ़ा हुआ है आपने, और माइक्रो में भी स्कूल में डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। अच्छा, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जब आप वो डिमांड कर्व बनाते थे गुड्स का, इंडिविजुअल मार्केट्स में, तो वहां पर प्राइस लेवल नहीं लिखा होता था, वहां प्राइस लिखा होता था, और नीचे क्वांटिटी लिखा होता था, ये रियल जीडीपी नहीं लिखा होता था। ये क्यों लिखा है ऐसे? बला फर्क इसलिए है क्योंकि ये डिमांड एक प्रोडक्ट की नहीं है, ये डिमांड है ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो अब ये प्राइस एक प्रोडक्ट की नहीं है, इसलिए हम प्राइस नहीं लिख रहे, हम प्राइस लेवल कह रहे हैं कि ओवरऑल जो ज्यादातर चीजें मार्केट में, मुल्क में बिक रही हैं, उनकी कीमत, ठीक है। इसी तरह नीचे आप आउटपुट नहीं ले रहे, वो क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी किसी एक प्रोडक्ट की नहीं है, वो जितनी चीजें बन रही हैं या मेजोरिटी ऑफ द आइटम जो लोग खरीदते बेचते हैं, उनकी बात हो रही है, तो हम उसको जीडीपी के नाम से लेते हैं। तो ये प्राइस लेवल और रियल जीडीपी या जीडीपी, ये जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो और एग्रीगेट डिमांड में ये एक फर्क हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, एक और बात, एक और फर्क है इसमें कि जब हम इंडिविजुअल डिमांड कब बनाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे यहीं पे बना देता हूँ। मैंने ये इंडिविजुअल डिमांड कब बना, ठीक है, ये बनाया, यहाँ मैंने ले ली प्राइस, यहाँ मैंने ले ली क्वांटिटी, जो पहले भी आप करते रहिए, मैंने टी डिमांड कब बनाया, और मैंने कहा कि जी ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो प्राइस कम हो गई और डिमांड, प्राइस आपकी कम हो गई, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई, ठीक है। ये तो समझ आ गई, क्यू से Q1 पे चली गई। अच्छा, ये तो मैं समझ जाती हूँ, आपने पढ़ा लिया। लेकिन ये डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि जब आपकी प्राइस कम हुई, फर्स्ट किया ये प्रोडक्ट ए, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बी भी है, इसका सब्स्टिट्यूट है,
आपकी जब ए की प्राइस कम हुई तो लोग क्या करेंगे, ये डिमांड बढ़ी क्यों? जो लोग ले रहे थे पहले वो तो ले रहे थे, जो बी ले रहे थे वो भी ए ले रहे थे, ठीक होगा ना? अगर ए और बी सब्स्टिट्यूट्स हैं तो ए की प्राइस कम हुई, बी की प्राइस नहीं कम हुई। हम ये एज्यूम करते थे कि एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है, बाकी वैसे ही है। हम बोलते थे ना अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो इसमें ये भी एज्यूम करते थे कि बाकी प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वो ये होता था कि जब एक चीज की प्राइस कम होती सर है, ये आपने डिमांड कर्व तो उसका बनाया जिसमें प्राइस की वजह से चेंज आता है, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज नहीं आता, जिसके से लोग कर्व मूव। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब है अगर तो डिमांड क्यों बढ़ रही है वही बता रहा हूँ, प्राइस कम होने से वो लोग जो पहले बी ले रहे थे अब वो भी ए लेंगे, क्योंकि ए उनके लिए रिलेटिवली सस्ता हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब है ए की प्राइस कम हो रही है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कह दूं कि ए की प्राइस ज्यादा होगी, क्या पहुंच गया पी वन पे है ज्यादा, क्वांटिटी यहाँ देखी, अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई। ये पता है आपको, ठीक है? अच्छा, ये क्या हुआ, ए की प्राइस बढ़ी लेकिन बी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो लोगों ने ए छोड़कर बी लेना शुरू कर दिया, तो जारी बता उसकी डिमांड कम ही होनी है की, ठीक है? बी की प्राइस में चेंज नहीं आया लेकिन अब बी उनके लिए रिलेटिवली सस्ती नजर आ रही है। पहले क्या था, बी रिलेटिवली महंगी नजर आ रही थी। अच्छा, दोनों सूरतों में बी की प्राइस में सर कोई, ये तो आपने इंडिविजुअल का कर्व बनाया ना सर, उसकी समझ आ गई सर, पर ये एग्रीगेट डिमांड का बना वो ऐसा क्यों बना हुआ है? मैं उधर जा रहा हूँ ना अभी, पर सुन तो लो जो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि दोनों सूरतों में बी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, हम ये एज्यूम करते थे ए की प्राइस बढ़ती है तो बी हमें सस्ता लगता है, होता नहीं है क्योंकि बी की प्राइस तो उतनी है, तो बी सस्ता लगता है, हम ए की डिमांड को कम करते हैं, बी देना शुरू कर देते हैं। अगर ए की प्राइस कम होती है तो हमें बी महंगा लगता है, बी महंगा होता नहीं है, लगता है, क्योंकि ए की प्राइस कम हो गई, बी की उतनी है, तो हम क्या करते हैं, बी छोड़कर ए लेना शुरू करते हैं और ए की डिमांड बढ़ जाती है। तो सीन तो ये है। अच्छा, अब जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो उधर क्या होता है, उधर ये होता है क्योंकि वहां पर हम एक चीज की प्राइस की बात नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया प्राइस लेवल का मतलब है मेजोरिटी ऑफ द आइटम जो लोग खरीदते बेचते हैं इकोनॉमी में ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसका मतलब है यहाँ ये फर्क आ गया कि जब प्राइस बढ़ रही है ना तो कम किसी की नहीं हो रही भाई। प्राइस अगर बढ़ रही है ना, फर्ज किया पहले यहाँ प्राइस थी और ये इतनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई थी, तो जब प्राइस बढ़ गई तो इसका मतलब है सारी चीजों की कीमतें बढ़ गई, किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, सारी चीजें जो मुल्क में बन रही है, मेजोरिटी क्या मेजोरिटी, तो उससे क्या हुआ, प्राइस बढ़ने से हमें नजर आ रहा है कि डिमांड कम हो गई। ऐसे ही हो रहा है ना, डिमांड हमारी कम हो गई। तो जब डिमांड कम होती है तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है। जब एक्सपेंडिचर कम होता है तो क्या होता है, आउटपुट भी कम ही बनेगी, तो रियल जीडीपी भी कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसी तरह अगर प्राइस जो है वो कम हो जाए तो लोग ज्यादा खरीदना शुरू करें, ठीक है? यहाँ जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो आउटपुट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये किसी एक चीज की प्राइस नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, ये तमाम सर चीजें प्राइस ऑफ दी होल इकोनॉमी है। हाँ जी ऐसे ही ले लो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये तो समझ आती है हमें इस सर बात की। समझ नहीं आई सर इस कर्व की मुझे। क्या मतलब यार, आसान है तो। सर ये सर एक दफा से दोबारा बताया, समझ नहीं आई इसकी। देखो यहाँ देखो, वैसा करें, जाने तो मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा दोबारा। अच्छा ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे सर पास क्लास रिज्वाइन कर ले, क्लास रिज्वाइन कर ले। अच्छा ओके। ओके।